नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ही गंभीर विषय है, विवाहित जीवन में तनाव। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल के आधुनिक युग में विवाहित जीवन में तनाव, क्लेश, सेपरेशन, तलाक के जो मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर इनके पीछे कारण क्या है कि ये मामले इतने बढ़ रहे हैं? पहले नहीं थे, अभी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आखिर कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण विवाहित जीवन में तनाव आता है या सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है, और कैसे आप उन ग्रहों का उपचार करके, उन ग्रहों का उपाय करके अपने विवाहित जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं। संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको मैं इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की विवाहित जीवन को तनाव मुक्त कैसे किया जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन के खलनायक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रह विवाहित जीवन के खलनायक हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल अब आपकी कुंडली में पहले भाव में है या दूसरे भाव में है या चौथे भाव में है या फिर सातवें भाव में है या आठवें में है या 12वें में है, तो आपकी मैरिड जीवन में, दाम्पत्य जीवन में क्लेश होगा ही होगा, तनाव रहेगा ही रहेगा। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या। जो मंगल हैं ये अग्रेसिव ग्रह हैं, ये गर्म ग्रह हैं, ये फाइटर हैं, सेनापति हैं, लड़ाई के ग्रह हैं। तो ये जहां पे भी यहाँ पे इसलिए डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि सीधी दृष्टि जो है, क्रूर ग्रह माना जाता है इनको। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको क्रूर ग्रह बोलते हैं। इनकी दृष्टि भी जहां पड़ती है वो भी क्रूर होती है। यहाँ पे बैठे हैं, आपकी जो सातवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं। ये जो सातवां घर होता है दोस्तों, ये वैवाहिक जीवन का होता है। इसको सीधी दृष्टि से देखें, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। ओवर एग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में हाथापाई तक की नौबत आ जाए यहां से जब देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो दूसरा घर है, दूसरा घर हम किसको बोलते हैं? कुटुंब का है, आपकी फैमिली का है, आपके परिवार का है। यहां पे भी आएंगे तो एग्रेशन रहेगा, फैमिली में तू मैं होगी, हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। चौथे भाव में जब मंगल आते हैं, चौथा भाव क्या है? सुख सुविधा का रहता है, ये वाहन का रहता है और आपके जो मकान वगैरह है बड़े, उसका रहता है। लेकिन यहां से दृष्टि कहां डाल रहे हैं? 1 2 3 4, चौथे मतलब सातवें घर पे डाल रहे हैं। सब जो चौथी दृष्टि है सप्तम भाव। सप्तम भाव किसका है? मैरिड लाइफ का है, आपके विवाहित जीवन का है। तो यहाँ पे एग्रेशन रहेगा, लड़ाइयां होंगी, तू मैं होगी। ये ऑलमोस्ट कहते हैं विवाहित जीवन को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो अष्टम है, अष्टम जो आता है ये आ जाता है इन-लॉज का, इन-लॉज का आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब मंगल यहाँ पे आते हैं तो मांगलिक दोष भी बनता है। मांगलिक दोष कैसे बनता है कि 1 में रहें, 4 में, 7 में, 8 में, 12वें में रहेंगे तो मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष जो मांगलिक होते हैं उनका भी वैवाहिक जीवन काफी हद तक डिस्टर्ब रहता है। ये दोस्तों बात याद रखिएगा आप, ठीक है। अभी यहाँ पे आएंगे तो दिखाएंगे ओवर एग्रेशन रहेगा, डेली का ही तू मैं होगा, विदाउट किसी रीजन के गुस्सा निकाला जाएगा एक दूसरे पे, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे। और यहाँ पे अष्टम में आएंगे तो आपको जो इन-लॉज के साथ नहीं बनेगी, इन-लॉज से तू मैं होगी, इन-लॉज से नहीं बनेगी तो नेचुरली आपके स्पाउस से भी नहीं बनने वाली है। तो ये गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो भाव है अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव ऐसे भी है जो ये एक्सीडेंट का है, तंत्र मंत्र का है। वे अष्टम 6वां, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। अभी जब 12वें भाव में आएंगे, 12वां भाव क्या है? खर्चों का है, डिवोर्स का भी इसको कहते हैं घर है, ये है ना, तलाक का घर है, हॉस्पिटल का है, जेल का है। तो यहाँ पे आएंगे तो ये मांगलिक दोष बन जाता है। जिस जातक की कुंडली में 12वें में रहेंगे वो समझ लो कि वो लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है। तो यहाँ पे भी आके प्रॉब्लम करते ही करते हैं, ओवर एग्रेशन देते हैं, लड़ाइयां होंगी, तू मैं होगा। यहाँ पे आएंगे तो डिवोर्स के भी चांसेस बनते हैं। दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, जिसकी भी कुंडली में मंगल के साथ शुक्र रहता है,
मंगल के साथ शुक्र रहेगा, किसी भी भाव में रहेगा, तो उस लड़का या लड़की की लव मैरिज ही होगी। जहां भी युति होगी मंगल के साथ अगर शुक्र इकट्ठे आएंगे तो आप देखेंगे कि 95% चांसेस में उनकी लव मैरिज ही होती है। और लव मैरिज में बाद में ब्रेकअप भी हो सकता है अगर दोनों में से कोई नीच का है, मंगल या शुक्र दोनों में से कोई नीच का है तो लव मैरिज में ब्रेकअप भी हो सकता है, डाइवोर्स भी हो सकता है। दोस्तों ये तो था मंगल का उपाय। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सभी ग्रहों के इकट्ठे करके कि कौन कौन से और ग्रह हैं जो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। अभी हम बात करेंगे जो अगले ग्रह हैं, अगले ग्रह की बात करेंगे राहु की, कि राहु मैरिड लाइफ में कहां किस पोजीशन में हो तो तनाव लाते हैं, डाइवोर्स तक करवाते हैं। मैं अभी आपको बताता हूं। तो दोस्तों राहु की बात करने से पहले मंगल का भी आपको बताऊं। जब मंगल यहां पे आते हैं तो इनकी 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 के आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, वैवाहिक जीवन पर पड़ती है, तो इसलिए भी यहां से खराब करते हैं। तो मांगलिक हो जाते हैं और ऊपर से वैवाहिक जीवन पे सीधी इनकी क्रूर दृष्टि पड़ रही है तो खराब हो जाता है। अभी बात करते हैं दूसरे ग्रह कौन से हैं जो वैवाहिक जीवन को टेंशन देते हैं। राहु अगर आपके लगन में है या तीसरे भाव में है या सप्तम में है या एकादश भाव में है तो ये भी विवाहित जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। अभी बताते हैं राहु क्या है। राहु क्या है? राहु एक कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, ये लालच है, झूठ है, भौतिक सुखों के लिए पागल हैं, बाय हुक और क्रुक वाले हैं, ये किसी भी तरीके से काम होना चाहिए। तो राहु इसलिए ओवर एम्बिशियस कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। राहु जब यहाँ पे आएंगे आपके प्रथम भाव में आएंगे, लगन में आएंगे, तो सीधा ये एक्सपेक्ट करेंगे आपके सप्तम भाव को, जो कि आपकी शादीशुदा लाइफ का है, आपकी पार्टनर का घर है। तो यहाँ पे आके ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, डिस्टरबेंस होगी मैरिड लाइफ में, छोटी छोटी बातों को लेके इशू बनेंगे, और ये मैरिड लाइफ में तनाव रहेगा ही रहेगा अगर आपका राहु यहाँ पे है तो। अगर यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं। उसके बाद देखते हैं हम, या तीसरा राहु क्या है? आपके छोटे भाई बहनों का है, ठीक है, आपके पराक्रम का है, मेहनत का है। यहाँ पे आपसे आपकी मेहनत तो कराएंगे लेकिन आपको अपने छोटे भाई बहनों से कभी भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद राहु की जो दृष्टि है, राहु की जो 5वीं दृष्टि है, ये देखिए कहाँ पे जा रही है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि कहाँ पे? सप्तम भाव में, आपके शादीशुदा जो है लाइफ है उस पे पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको ये डिस्टर्ब करेंगे, अनवांटेड टेंशन देंगे, कंफ्यूजन देंगे, पता नहीं चलेगा कि रीजन क्या है, मेरी गलती है या उनकी गलती है, और दोनों गलती मानने से भी पीछे हटेंगे, नहीं मेरी नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैरिड लाइफ में तनाव आएगा ही आएगा। उसके बाद जब राहु एकादश भाव में आ जाते हैं, एकादश भाव क्या है दोस्तों? आपके चाचा का है, आपके नॉर्मली कह सकते हैं कि इसको लाभ भाव भी कहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का है, इच्छाओं का है आपकी। तो यहां से ये इनकी जो 9वीं दृष्टि है, ठीक है, यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है सप्तम भाव में। तो मैरिड लाइफ को यहां से भी डिस्टर्ब करेंगे। अगर आपके यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ही होगी। और अगर ये नीच के होके बैठे हैं तो फिर और गड़बड़ होती है, ठीक है। अगर नीच के हो गए इन चारों ग्रह में तो और ज्यादा बवाल होता है, कह सकते हैं, और ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। और राहु को कैसे शांत करना है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। जैसे वीडियो खत्म होगा आप अंत में पूरे उपाय बताऊंगा कि कैसे आप वैवाहिक जीवन को अच्छा बना के रख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि शनि महाराज कैसे खलल डालते हैं, कैसे डिस्टर्ब करते हैं मैरिड लाइफ को। चलिए बताते हैं विवाहित जीवन के तीसरे खलनायक को, कि जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करते हैं, वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज जो हैं ये बहुत बड़े प्लैनेट हैं। इनका जो रहता भी है, सर्कल रहता है, ये 2.5 साल एक राशि में आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। शनि क्या है? स्लो काम करने वाले हैं, इनको जल्दी नहीं चाहिए कुछ चीजें। और ये शनि को आप टीचर भी कह सकते हैं। ये पहले आपके एग्जाम लेते हैं, बाद में आपको सिखाते हैं। ये टीचर थोड़ा उल्टा है, टीचर पहले एग्जाम लेता है, पहले सिखाता है फिर एग्जाम लेता है। शनि महाराज पहले एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद सिखाते हैं। और शनि की जब स्पेशली शनि जब यहाँ पे 1 नंबर में होंगे, तो आप एक प्रथम भाव में होंगे, आपके लगन में होंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ 95% डिस्टर्ब रहेगी।
अगर आपका सातवां घर किसी शुभ ग्रह से प्रोटेक्शन नहीं ले रहा है, तो कोई शुभ ग्रह यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो शनि यहाँ पे टेंशन देंगे ही देंगे। उसके बाद जो शनि आपके अगर पंचम में आ जाते हैं, पांचवें भाव में आ जाते हैं, पंचम भाव किसका है? संतान का है, एजुकेशन का है। यहां से कहां देख रहे हैं? तीसरी दृष्टि से 1 2 3 तीसरे घर को मतलब सातवें घर को देख रहे हैं, जिसको कि हम सप्तम भाव कहते हैं, जो मैरिड लाइफ का आपके पार्टनर का घर है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये ईगो लाएंगे एक दूसरे में, एक दूसरे को डिस्टर्बेंस रहेगा और लंबे पीरियड तक रहता है ये। जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लेंगे तो और गड़बड़ होगी। आप जरा सी अनैतिकता दिखाएंगे, वो जो कार्य जो समाज को पसंद नहीं है, अगर आप वो कार्य करेंगे तो और प्रॉब्लम होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा अगर सप्तम में है, या यहाँ से भी कहीं से भी अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, फ्लर्ट किया या कुछ गलत कार्य किए जो कि एक मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, तो शनि बहुत बुरे तरीके से पीड़ित करते हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ पे आएगी सप्तम में बैठ के। अगर शनि, हाँ, जब पंचम में होते हैं दोस्तों शनि, तो एक बात ये 95% अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है 20 साल का, मैं बता रहा हूं, जितनी भी मैंने कुंडलियां देखी हैं, जिनके भी पंचम में शनि है, उनका इशू में बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। जल्दी जल्दी इशू होता नहीं है, उनकी संतान जल्दी होती नहीं है। कम से कम मैंने देखा है 10-12 साल से ज्यादा ही वक्त लगता है संतान होने में, और वो भी किसी की आशीर्वाद से, किसी गुरु, कोई गुरु बनाओगे आप, या कोई सिद्ध पुरुष है उसके पास जाना शुरू करें, तो आशीर्वाद से ही औलाद मिलती है। शनि यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और सप्तम में जब शनि आते हैं तो पहली बात तो शादी बहुत मुश्किल से होने देते हैं। जल्दी जल्दी शादी होती नहीं है, बहुत लेट शादी होती है, और शादी के बाद ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशनें स्टार्ट हो जाती हैं लाइफ में, और उत्पात मचाते हैं ये शनि यहाँ पर आके। तो उसके बाद शनि जब यहाँ पे आते हैं आपके दशम भाव में, आपके कार्यस्थल में, आपके कर्म भाव में आते हैं, तो यहां से इनकी जो 10वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, आपके व्यापार को भी डिस्टर्ब करेंगे, ये आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। चारों तरफ से शनि एक पुरानी जो है अपने शास्त्रों में कि शनि जब कष्ट देते हैं, और स्पेशली जब इनकी साढ़े साती, ढैया, पनौती या अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही, तब ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके जो इफेक्ट डबल हो जाएं, डबल वे में परेशान करेंगे। और अगर कहीं शनि आपका है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10वें भाव में और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, या यहाँ पे पंचम भाव में लेकिन ये 5 की जगह 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये नीच के हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपका भगवान तक से विश्वास उठा देते हैं ये अपने, जब इनकी साढ़े साती या ढैया चलती है। तो आपको अंत में इसके उपाय बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, शनि महाराज को कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी बताते हैं आपको अगले विलन के बारे में, अगले खलनायक के बारे में, जो कि आप कह सकते हैं कि जो अगले विलन हमारे हैं वो हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज को हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन इनकी गिनती जो है क्रूर ग्रहों में ही आती है। बताते हैं कि सूर्य महाराज कहाँ पे हो तो क्या गड़बड़ करते हैं। चलिए बात करते हैं सूर्य महाराज आपकी कुंडली में कहां पर होंगे तो आपको विवाहित जीवन में परेशानी होगी। अगर तो आपके सूर्य महाराज सप्तम में हैं, मौजूद हैं, तो आपको परेशानी देंगे ही देंगे। सूर्य क्या हैं? बहुत गर्म ग्रह हैं, बहुत ईगो वाले हैं, राजा, इनको ग्रहों का राजा कहा जा सकता है। बहुत हीट वाले हैं, बहुत ईगो वाले हैं। तो यहाँ पे जब ये आते हैं, जब ये सप्तम में आएंगे, तो आपका आपस में ईगो क्लैश होगा अपने पार्टनर के साथ, लड़ाई होना तय ही तय है, ये श्योर है। और सूर्य जब यहाँ पे आएंगे, तो अगर अकेले सूर्य हैं तब तो आपको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे वो। अगर सूर्य के साथ शुक्र आ जाते हैं और वो सूर्य से बलवान है, यानी कि ज्यादा डिग्री के हैं सूर्य से, तो फिर थोड़ा सा इफेक्ट कम कर सकते हैं, सप्रेशन हो सकता है आपका ना हो। और लेकिन सूर्य जब यहाँ पे आएंगे तो ये बात आप श्योर रखिए, ये 95% केसेस में मैंने बात देखी है कि जब सूर्य सप्तम में होते हैं तो जो आप कपल्स हैं वो रह नहीं पाते साथ में, किसी भी कारणवश होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तू मैं चल रही है या लड़ाई चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हस्बैंड या आपके वाइफ किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, या आपका जो वर्किंग पैटर्न है, आपकी शिफ्ट अलग है, उनकी शिफ्ट अलग है, तो अलगाव बहुत ज्यादा सूर्य यहाँ पर करते हैं जब सप्तम भाव में आते हैं।
तो सूर्य की ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन सूर्य से शुक्र रहेंगे तो वो काफी हद तक इन चीजों को दबा देते हैं, इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं होने देते शुक्र अगर स्ट्रोंग हो तो सप्तम भाव में। और तीसरी बात क्या है कि अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए, जो हम देखते हैं नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम गोचर का करते हैं, वो काल कुंडली से करते हैं, उनके हिसाब से ये पहला जो भाव रहता है वो मेष का रहता है, और सातवां जो घर है सप्तम भाव है ये आपके तुला का हो जाता है। यहाँ पे आके सप्तम भाव तुला का हो गया तो तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। ऐसे ही अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ना लें, है ना, अगर आपका मेष लगन है और यहाँ पे सूर्य है तो वो भी नीच के हो गए। तो ये नीच का क्या करता है कि वो कामों को, जो नेगेटिव चीजें रहती हैं, जो एक तो अच्छा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीजों को वो डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर बहुत बुरा इफेक्ट देते हैं सूर्य अगर यहाँ पे आ जाए तो। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये बहुत हैवी इफेक्ट देके जाते हैं। अभी सूर्य का बताते हैं कि सूर्य अगर आपके अष्टम में आ गए, अष्टम को अच्छा नहीं माना जाता है, अष्टम को अच्छा नहीं माना जाता है। अगर लेडी की कुंडली में, लड़की की कुंडली में सूर्य यहाँ पे हैं तो उनका सप्रेशन 95% श्योर है। और अगर कोई साथ में ग्रह हैं और उनसे कम डिग्री के हैं या पावरफुल नहीं है तो सेपरेशन तय ही होता है। ये क्या होता है दोस्तों, जो 8वां घर है ना, ये इनलॉज का घर भी हम कहते हैं, ससुराल का घर भी कहते हैं इनको। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो लड़की के अगर इधर आए, सपोज टू बी लड़की का मंगल यहाँ पे है तो ससुराल पक्ष से तू मैं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। सूर्य अगर यहाँ पे हैं तो ससुराल वालों की वजह से आपको अपने हस्बैंड से अलग होना पड़ सकता है, हस्बैंड से लड़ाई हो सकती है। आप बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड वहां पे इनलॉज की, मेरे जो इनलॉज हैं उनके फेवर में बोल रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। अगर आएंगे तो आपकी इनलॉज से नहीं बनेगी और अपने हस्बैंड से भी काफी हद तक चांसेस हैं, 95% चांसेस रहते हैं कि डिवोर्स होकर ही रहेगा। डिवोर्स को बचाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जब सूर्य आता है लड़की के तो उसका आप देखोगे कि वो बोलने में बिना सोचे ही बोल देगी, चाहे बाद में उसको रिग्रेट हो, बाद में पश्चाताप हो, कुछ हो नहीं, लेकिन रिश्ते एक बार इन लॉ से खराब होते ही होते हैं, ये श्योर है। तो ये तो दोस्तों हमने बताया कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो वैवाहिक जीवन के खलनायक हैं, जो वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। ऐसा तो है नहीं, अगर दिन है रात है तो दिन भी है, ठीक है, अगर राक्षस हैं तो देवता भी हैं। अभी आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताऊंगा, ये सब ग्रहों की पोजीशन रहेगी। अगर वो ग्रह आपको बताऊंगा कौन से घर में बैठे तो ये काफी हद तक वैवाहिक जीवन के, चाहे ये ग्रह यहाँ से जहां से सब बैठे हों देख रहे हो, वो ग्रह वहां आएंगे और यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, ये यहाँ पे होंगे तो वो काफी चीजों को काफी हद तक ठीक कर देंगे। मतलब ये ग्रह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शनि मंगल राहु सूर्य कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर वो ग्रह अपनी सही पोजीशन पे। आपको बताता हूँ कुंडली के कौन से भाव में अगर वो ग्रह बैठे हों, वो ग्रह महाराज बैठे हों तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं विवाहित जीवन को बचाने वाले देवता महाराज गुरु महाराज जी की, जिनको सभी ग्रहों का गुरु कहा जाता है। ये गुरु महाराज कहते हैं कि अगर लगन में आ जाएं तो 1.25 लाख पापों से मुक्ति दिलवा देते हैं, 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं इंसान में जो हो। तो गुरु क्या है, खुद शुभ हैं और जहां पे दृष्टि डालेंगे, इनकी दृष्टि को अमृत कहा जाता है कि जहां जहां दृष्टि ये डालते हैं वहां अमृत बिखेरते हैं, यानी कि वहां मीठापन लाते हैं, जो खराब चीजें हैं उनको निकालते हैं बाहर से। गुरु समझ लो कि आपके गुरु घर पे आएंगे तो नेचुरली अच्छी चीज ही आपको देके जाएंगे, अच्छा ज्ञान देके जाएंगे, अच्छी चीजें देके जाएंगे, अच्छा समझाएंगे आपको और आपके घर में जो नेगेटिविटी वगैरह है उसको निकालेंगे। ये एक आपको नॉर्मली मैं सिंबॉलिक बता रहा हूं। तो गुरु महाराज सेम वैसे ही यहाँ पे, अगर गुरु महाराज आपके लगन में आ जाते हैं, लगन में आ जाते हैं तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव यानी कि आपकी मैरिड लाइफ का। तो यहाँ पे जो कोई भी ग्रह बैठे हों, कोई भी ग्रह बैठा हो, ये सारे बता चुका हूं, बस गुरु आपके अगर एक में आ गए तो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं होगी। 95% तक आपकी मैरिड लाइफ में, विवाहित जीवन में कोई तनाव नहीं आएगा 95% तक, है ना। और उसके बाद अगर ये तीसरे भाव में आते हैं
ठीक है, तीसरे भाव से इनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि है जो अमृत बरसाएगी। जो आपके पूर्व में किए हुए पुण्य हैं, ये जो पूर्व में किए हुए पुण्य हैं या आपके पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य हैं, वो सारे के सारे पुण्य यहाँ पे बरसाते हैं वो। तो यहाँ पे जब वो आएंगे तो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी पांचवी दृष्टि है। जो सारे ग्रह हैं सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब इनका आदर करते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों के ये गुरु हैं। इनसे कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके अगेंस्ट जा पाए या इनके विरुद्ध जा पाए। तो यहां से ये अमृत वर्षा करते हैं आपके पिछले जन्मों की, आपके जो पुण्य किए हुए आपने इस पिछले जन्मों में, तो पुण्य करेंगे तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। यहाँ से देखेंगे तब भी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आप एक दूसरे को समझेंगे, कंफ्यूजन कम क्रिएट करते हैं। यहाँ से भी जब आएगा तब भी आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी करके जाते हैं गुरु, डिस्टर्बेंस होने नहीं देते, तनाव होने नहीं देते। और जब गुरु यहाँ पर आते हैं, एकादश भाव में गुरु आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि। नौवीं दृष्टि जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके माता पिता है, दादा हैं, या जो आपके लोग हैं, ठीक है, आपके वंश के लोग हैं, उनके जो पुण्य किए हुए हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य किए हैं, तो वो पुण्य की वर्षा यहाँ पे करेंगे। तो कोई भी, चाहे क्रूर ग्रह वहां पे बैठा हो या कोई भी ग्रह बैठा हो, तो गुरु जी की वो अमृत वर्षा को निगलेक्ट नहीं कर सकता, उससे भाग नहीं सकता। तो आप ये याद रखिए, कोई भी ग्रह कहाँ पे है, इसलिए बोलते हैं ना, नॉर्मली जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं आप, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि गुरु और मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छे हो गए, उच्च के हो गए, तो समझिए आपकी लाइफ बन गई। गुरु अगर उच्च के हो गए, तो अगर मंगल भी उच्च के हो गए, तो आपकी लाइफ समझ लो बन गई। तो ये रहता है। अगर मंगल नीच के हो गए तो आपको टेंशन हो जाएगी, ठीक है, अगर उच्च के हो गए तो आपकी लाइफ बनेगी। तो ये याद रखिएगा, गुरु यहाँ पे सब पापों को दूर करते हैं, सबका बेड़ा पार करते हैं। और दोस्तों, ये तो मैंने पूरा बता दिया। जो 4 ग्रह हैं, मंगल, राहु, शनि और सूर्य, ये तो खराब करते हैं, ठीक है, आपके वैवाहिक जीवन को। अगर इस घर पे प्लेस्ड हो, जैसे मैंने पूरा आपको संपूर्ण जानकारी दी, और उसके बावजूद चाहे ये बैठे हों, गुरु महाराज 3 1 और 11 में आ जाएं, तो मैरिड लाइफ को दुनिया की कोई भी ताकत डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ पे हैं तो उसके क्या उपाय करने हैं, अगर मंगल यहाँ पे हैं तो क्या उपाय करने हैं, अगर शनि यहाँ पे हैं तो क्या उपाय करने हैं, और गुरु हैं तो गुरु की कैसे आराधना अच्छे तरीके से और करें, उनके लिए क्या उपाय करें कि वो और अच्छा फल देके जाएं। क्योंकि ये सिर्फ मैरिड लाइफ को ही नहीं देखते हैं, ये आपका व्यापार का भी है, डेली इनकम का, उसको भी देखते हैं। तो कैसे गुरु जी को खुश किया जाए, वो मैं अभी आपको बताता हूं कि उपाय आपको क्या क्या करने हैं। चलिए आपको बताता हूं अभी उपाय आपको क्या क्या करने हैं। सबसे पहले हमने बात की थी मंगल की, कि मंगल अगर आपका 1 2 4 12 और 8 में है, तो आपको क्या उपाय करने हैं कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहे। मंगल को खुश करने के लिए आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। दोस्तों, ये ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, जो मैं उपाय बता रहा हूं खर्चे वाले भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूं कि हवन करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, बहुत कम खर्चे वाले हैं। थोड़ा टाइम जाएगा, 10-15 मिनट डेली के जाएंगे, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए, अपनी खुशी के लिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान जी को मंगलवार के दिन चमेली के तेल और गंगा जल में मिक्स करके सिंदूर चढ़ाएं। अपने बड़े भाई का आदर करें। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आप करके आगे, दिमाग कहीं हो रहा है, मोबाइल पे आप बात कर रहे हो, किसी से मैसेज भेज रहे हो और ये फॉर्मेलिटी चल रही है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपने मन से जाना है वहां पे खड़े होके, आंखें बंद करके, उनको ध्यान करके उनसे बोलना है कि मेरा वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, आप प्लीज इसे ठीक कीजिए। और अपने जो अनजाने में किए पापों की वहां क्षमा मांगेंगे, तो ये मंगल महाराज काफी हद तक इस चीजों में सुधार ला सकते हैं। अभी बात करते हैं राहु की, कि राहु के उपाय क्या करने हैं आपको, जो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपका राहु 1 3 7 और 11वें भाव में है, अगर आपकी कुंडली में, तो आपको राहु के लिए क्या करना है, दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है, ठीक है, अगर राहु आपका इन घरों में है। पक्षियों को बाजरा खिलाना है, सुबह उठेंगे बाजरा मिल जाता है, थोड़ा सा अपना मुट्ठी में डाला और बाहर डाल के आगे जहां देखते हैं पक्षी आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बाजरा अपने छत पे नहीं डालना है,
कि यहाँ पे पक्षी खाने डालना नीचे ही है कहीं पे, नहीं तो और हालत खराब हो सकती है। कैम्फर ऑयल यानी कि कपूर का तेल, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। वो आप लाके घर पे रखिए, नहाते वक्त 2-3 बूंदे पानी में डालें उसकी, और उससे नहा लें। तो ये राहु काफी हद तक जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसको कम करेंगे। अगर हो सकता है तो गोमूत्र थोड़ा सा डाल के उसमें, बकेट में डाल के, तो पोछा घर पे लगाते हैं जो साफ सफाई करते हैं, तो उसमें डाल देंगे तो इससे भी राहु ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन ये सारी बातें दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ कि मन से करनी है, ऐसे नहीं कि आप लगे हुए कहीं पे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद करते हैं बात शनि महाराज की, कि जो गड़बड़ करते हैं। शनि महाराज जब आपके 1, 5, 7 और 10 में होते हैं, 1, 5, 7 और 10 में जब शनि आते हैं तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो उसके उपाय क्या करने हैं आपको? शनि महाराज के उपाय के लिए जरूरतमंद गरीब लोगों की सहायता करें। लेबरर्स यानी कि मजदूर लोग होते हैं, उनको चमड़े के जूते दान करें। जितनी भी आपकी आर्थिक क्षमता है, जूते प्लास्टिक के नहीं है तो सॉरी लेदर के नहीं है तो सस्ते मिलते हैं, वो लेके दे दो। घर में बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनका तिरस्कार मत करें। घर से निकलते वक्त उनका आशीर्वाद जरूर लें। हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि हनुमान जी से शनि थोड़ा सा घबराते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करें, जल अभिषेक करें शिवलिंग का, तो शनि महाराज काफी हद तक इन चीजों को वैवाहिक जीवन में काफी हद तक शांति लाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको भी चेंज होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आप मंदिर जा रहे हो, सब अपने दिल से ईगो निकाल के, सब निकाल के कि नहीं मेरे को वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, मैं पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ या चाहता हूं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद करते हैं सूर्य महाराज की, जो सप्तम या अष्टम में आते हैं तो कैसे प्रॉब्लम करते हैं। सूर्य महाराज को खुश करने के उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन सूर्य उदय के समय, जरूरी नहीं कि 4, 5, 6 बजे उठ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा हो जाए, सर पे नहीं होना चाहिए सूर्य, सामने आंखों के सामने दिख जाए, आप सीधा खड़े हो तो कहीं थोड़ा हल्का सा, तो आप गंगा जल थोड़ा सा डाल के पानी में, गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल पानी भी लेके उसमें थोड़ा गुड़ डाल के आप सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने का तरीका क्या है कि आपको जो सूर्य दिखना चाहिए वो जल के बीच में से दिखना चाहिए, और देते हुए आप ओम गणी सूर्याय नमः का जाप करें, तो सूर्य महाराज काफी हद तक आपकी मैरिड लाइफ को सेट करेंगे। अभी दोस्तों बात करते हैं कि जो मैरिड लाइफ को बचा रहे हैं, गुरु हैं जो 1, 11 और 3 में बैठे हैं, इनके लिए क्या उपाय किए? ये गुरु हैं, ये ज्यादा मांगते नहीं है, ये ज्यादा वो नहीं करते, इनका दिल से आप करेंगे, हाथ जोड़ा, माथा टेका, माफी मांग ली, तो गुरु जी ऐसे ही होते हैं। तो गुरु जी के लिए क्या करना है, गायत्री मंत्र का जाप करें आप 108 बार, यानी कि 1 माला का जाप करें। और जित अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कभी साधु दिखे, कोई भगवा कपड़े में, लगे आपको कि नहीं थोड़ा आर्थिक खराब है, तो उसकी आप सहायता कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। तो यही दोस्तों उपाय हैं मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है या आप अपनी पर्सनल कुंडली का हमारे से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है 9053336966। यहाँ पे आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ये पेड है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों होप करते हैं आपको काफी चीजें समझ आ चुकी होंगी। हम ये करते हैं, कामना करते हैं भगवान से कि आपका विवाहित जीवन जल्दी अच्छा हो। बस आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं, कीजिए, विद इन 41 डेज आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बस यही होप कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। जो पूरा का पूरा जो वीडियो है थोड़ा लंबा है, इसको मैं डिवाइड भी करूंगा बाद में, 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, जल्दी जल्दी आपका विवाहित जीवन अच्छा हो, भगवान सब अच्छा करेंगे। हर हर महादेव।